नमस्कार बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और मेन क्वेश्चंस को देखेंगे और सीधे सीधे उसके आंसर्स को हम लोग चेक करेंगे। तो देखिए, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन। आपको एक स्टेटमेंट दिया है, हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। ठीक है, तो हाइड्रोजन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन के साथ कंबाइन कर रहा है और क्या फॉर्म कर रहा है, अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। अब यहाँ पे आपको स्टेट भी देखना है, गैस में होता है, ये भी गैस में होता है, तीनों के तीनों गैस में होते हैं। ठीक है, बैलेंसिंग भी अगर आप देखना चाहें तो बैलेंसिंग भी देख सकते हैं। 6 हाइड्रोजन है, 2 नाइट्रोजन है और यहाँ पे भी देखा जाए तो 2 नाइट्रोजन और 6 हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट इक्वेशन है आपकी केमिकल रिएक्शन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया, इन एन एक्सपेरिमेंट टू स्टडी द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिटिक एसिड। तो देखिए, एसिटिक एसिड की प्रॉपर्टीज़ समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया है। स्टूडेंट टेक्स अबाउट 2 ml ऑफ एसिटिक एसिड इन अ ड्राई टेस्ट ट्यूब। ही एड्स 2 ml ऑफ वाटर टू इट एंड शेक्स द टेस्ट ट्यूब वेल। व्हाट विल ही ऑब्जर्व? क्या उसको दिखाई पड़ेगा? ठीक है, आपको पता होगा जो एसिटिक एसिड है वो क्या हो जाता है, रेडली डिजॉल्व हो जाएगा वाटर में। तो इसमें ए ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें देखिए क्या कहा गया, व्हेन अ मेटल एक्स इज ट्रीटेड विद कोल्ड वाटर। एक्स कोई मेटल है और उसको कोल्ड वाटर से ट्रीट किया गया, रिएक्शन कराई गई। इट गिव्स अ बेस वाई विद मॉलिकुलर फॉर्मूला XOH। XOH देता है। मॉलिकुलर मास जो XOH का है वो क्या है, वो आपको दिया गया 40। एंड लिबरेट्स अ गैस Z। आपको गैस दी गई है Z विच ईजिली कैचेस फायर। यहाँ पे जो गैस Z है वो आसानी से फायर को कैच कर लेती है, तो आपको पता चल गया दिस गैस इज हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन गैस है ये। अब देखिए, इसके बाद अब आपको क्या समझना है, दो तीन बातें और यहाँ पे देखिए आपको एग्जांपल में ये दे दी गई है, एक्स है और इसको कोल्ड वाटर से ट्रीट किया गया था। ठीक है, अब कोल्ड वाटर से कौन सा मेटल रिएक्ट करता है, तो एक्स एक मेटल है, तो मेटल यहाँ पे कौन सा है, सोडियम है। सोडियम कोल्ड वाटर से रिएक्ट करता है, NaOH का फॉर्मेशन करेगा और हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगी, तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इन द रिएक्शन Br2 + 2I गिव्स 2Br- + I2 द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज। आपको बताना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है Br2। ठीक है, Br2 क्यों है, क्योंकि इसका अगर ऑक्सीडेशन नंबर देखा जाए तो यहाँ पर 0 है और यहाँ पर अगर देखा जाए Br का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है तो -1 है। इसका मतलब ये रिएक्शन कैसी है, रिडक्शन है। और अगर ये रिएक्शन रिडक्शन होगी तो Br2 क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा जो भी ऑक्सीजन की तरह के आयंस होते हैं, जैसे ऑक्सीजन O2 होता है तो ऑक्सीजन भी क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसी तरीके से Br2, F2, I2 ये सब के सब क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लेकिन ऑक्सीडाइजिंग और एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट हमेशा याद रखिएगा रिएक्शन के LHS पे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 5 में क्या कहा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग एसिड रेन। तो एसिड रेन किस वजह से होती है, क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गलत है। देखिए यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड्स की वजह से होता है। कौन सा एसिड फॉर्म होगा, तो सल्फर से रिएक्शन जो मतलब सल्फर और वाटर की रिएक्शन होगी H2SO4 बनता है, नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन होने पे HNO3 बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, CuO + H2 गिव्स H2O + Cu इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो एक ऐसा रिएक्शन है, तो यहाँ पे एक सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है, दूसरा ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। अगर आपसे इसमें पूछा जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, तो CuO ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता, रिड्यूसिंग एजेंट हाइड्रोजन होता। ठीक है, और सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन होता और सब्सटेंस रिड्यूस कॉपर ऑक्साइड होता। नेक्स्ट, MnO2 + Al। MnO2 और Al की रिएक्शन हो रही है, Mn + 2Al2O3 बन रहा है। ठीक है, तो पूछा क्या गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जिसके पास ऑक्सीजन होती है। तो ऑक्सीजन किसके पास है, MnO2 के पास, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। तो ए ऑप्शन इसका सही है। 8th क्वेश्चन देखिए, 8th क्वेश्चन में क्या कहा गया। ठीक है, 8th क्वेश्चन आपके पास है, द अरेंज द फॉलोइंग एसिड्स ऑन देयर बेसिसिटी इन द टेबल। तो यहाँ पे देखिए एक टेबल दी गई है, आपको अरेंज करना है ऑन द बेसिस ऑफ देयर बेसिसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, ऐसा क्वेश्चन हम लोग ने पिछले सैम्पल पेपर में देखा था। ये H2SO4 होना चाहिए। ठीक है, तो HCl में देखिए एक हाइड्रोजन है, ये मोनोबेसिक होगा। H2SO4 में 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, डाई बेसिक हो जाएगा। और यहाँ पर 3 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयंस हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, ट्राई बेसिक हो जाएगा। ठीक है, तो 1 का A, 2 का B और 3 का C हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल इंडिकेटर। आपको बताना है इनमें से कौन नेचुरल इंडिकेटर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रेड कैबेज होता है, चाइना रोज भी होता है, टर्मरिक भी होती है, अनियन कोई भी इंडिकेटर नहीं है, तो इसमें डी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अ डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ Na2CO3 वाज एडेड टू 2 टेस्ट ट्यूब्स, वन कंटेनिंग डाइल्यूट HCl
ठीक है, A एंड द अदर कंटेंट डाइल्यूट NaOH, ठीक है। तो रिएक्शन हो रही है Na2CO3 की HCl से एक बार हो रही है और फिर NaOH से हो रही है। आपको करेक्ट ऑब्जर्वेशन बताना है इनमें से क्या होगा, ठीक है। तो क्या होता है दोनों में, मतलब A में अगर देखा जाए तो कलरलेस एक गैस लिबरेट होगी इन केस ऑफ टेस्ट ट्यूब A, मतलब HCl से रिएक्शन होती है Na2CO3 की, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर CO2 गैस का फॉर्मेशन होगा। वो कैसी गैस है, कलरलेस गैस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बाकी जितने भी ऑब्जर्वेशन हैं गलत दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 11 में कहा गया नेम द टर्म विच मीन्स टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन इनटू द बॉडी। देखिए बॉडी के अंदर ऑक्सीजन रिच एयर जा रही है, इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, तो इनहेलेशन कहते हैं, ठीक है। आपको पता होगा इनहेलेशन एक्सहेलेशन क्या होता है। आइडेंटिफाई द सिक्रीशन इनसाइड द स्टमक विच हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम एक्शन ऑफ एसिड। तो एसिड से कौन प्रिवेंट करता है हमारे स्टमक को, ठीक है। तो ये जो लाइनिंग होती है ये म्यूकस की लाइनिंग होती है। तो सेकेंड 12th का जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। अच्छा ये याद रखिएगा, स्टमक में जो एसिड होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। नेक्स्ट इज द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉफ टेक इन सब्सटेंसेज फ्रॉम देयर बॉडी एंड कन्वर्ट इनटू स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी इज नोन एज। तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पम्प फ्रॉम हार्ट टू रेस्ट ऑफ द बॉडी वाया। तो देखिए हार्ट से पूरी बॉडी तक जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कैसे जाता है, किस के थ्रू जाता है, तो जाता है एओर्टा के थ्रू, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसमें सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज नॉट इन्वॉल्व इन एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन में इनमें से कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व नहीं है, तो लंग्स इन्वॉल्व होता है, लिवर भी इन्वॉल्व होता है, स्किन भी इन्वॉल्व होती है, स्टमक एक्सक्रीशन में इन्वॉल्व नहीं होता, किडनीज भी इन्वॉल्व होती हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या है, 16 में कहा गया द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम रीजन ऑफ लेस कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, तो इस प्रोसेस को कहते हैं ऑस्मोसिस। तो याद रखिएगा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो है इस वजह से इसको क्या कहेंगे, ऑस्मोसिस। जब गैस का मॉलिक्यूल मूव करेगा तो उसको हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं। डिफ्यूजन में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें कहा गया अ रे ऑफ लाइट फॉल्स नॉर्मली ऑन द सरफेस ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब द एंगल ऑफ इमरजेंसीज। अब देखिए एंगल ऑफ इमरजेंस क्या हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब है, ठीक है, और कैसे गिर रही है, नॉर्मली गिर रही है, मतलब ऐसे गिरेगी, आपको पता है बिना किसी डेविएशन के सीधे चली जाएगी। तो एंगल ऑफ इमरजेंस भी क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो 17th का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18 पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ देखिए क्या दी गई है, 10 सेंटीमीटर दी गई कॉन्केव मिरर की, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 20 दी है, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा है। तो इमेज भी कहाँ बनती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए क्या दिया गया, 19 में कहा गया 6 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दी गई कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। क्या कहा गया, प्लेस परपेंडिकुलर, ठीक है। फोकल लेंथ कितनी दी गई, 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब यहाँ पे पहले देखिए कॉन्वेक्स लेंस है तो प्लस में रहेगी, अगर कॉन्केव होता तो माइनस में होती फोकल लेंथ। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 10 सेंटीमीटर, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी दी गई, 10 सेंटीमीटर, मतलब -10। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस याद रखिएगा हमेशा आप निगेटिव लेंगे। पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्मूला लगा दीजिए 1/f इज इक्वल टू 1/v, क्योंकि यहाँ पर लेंस है तो -1/u। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करके देखेंगे जो आंसर आएगा दैट विल बी -30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए क्या दिया गया है, अ कॉन्वेक्स लेंस हैज फोकल लेंथ, फिर से देखिए वही आ गया, फोकल लेंथ प्लस में है क्योंकि कॉन्वेक्स है, प्लस में हो जाएगी फोकल लेंथ। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस शुड ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, मतलब आपको पूछा गया है कि यू क्या होना चाहिए। रियल और इन्वर्टेड इमेज बनी है 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस। देखिए लेंस के केस में अगर रियल इमेज देखी जाए तो किधर बनेगी, तो ये अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज अपोजिट साइड पे बनेगी, तभी तो वो रियल होगी, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निगेटिव होता है तो इमेज डिस्टेंस इस केस में क्या हो जाएगी, v हो जाएगा प्लस में, ठीक है। तो यहाँ पर जो v दिया है दिस इज इन प्लस, तो v हो गया +20 सेंटीमीटर, और f कितना हो गया, f हो गया +10 सेंटीमीटर। आप फॉर्मूला लगा लीजिए 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। आप इस फॉर्मूले को लगाइए, f की वैल्यू आप 10 रखिए और यहाँ पर v की वैल्यू आप 20 रखिए, ठीक है। तो हो जाएगा 1/10 - 1/20, ठीक है। 1/10 - 1/20 आप करेंगे, ठीक है, फिर से 1/20 दे देगा, तो u जो हो जाएगा वो -20 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसको आप लोग करके देख लीजिएगा, u -20 सेंटीमीटर आ जाएगा।
बस यहाँ पे एक छोटी सी दिक्कत यह है कि यहाँ पे माइनस यूज़ कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि जो लेंस का फॉर्मूला होता है 1/v माइनस 1/u होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी 1/10 माइनस 1/20 की, ये आ जाएगी -1/u के बराबर। तो u जो आंसर है इसका -20 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ए ऑप्शन 20th का सही हो जाएगा। 21st देखिए, 21st में क्या कहा गया, एज लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम इट विल हैव। अब देखिए रेयरर से जब डेंसर जाती है लाइट तब क्या होता है, तो होगा क्या कि वेलोसिटी डिक्रीज होती है और साथ ही साथ वेवलेंथ भी डिक्रीज होती है, क्योंकि वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, ये याद रखिएगा। और डेंसर मीडियम में वेलोसिटी कम होती है, रेयरर में वेलोसिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि रेयरर से डेंसर जा रही थी तो वेलोसिटी कम हो गई, वेलोसिटी कम हो गई तो वेवलेंथ भी कम हो गई। तो इसमें बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 कहा गया था फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर इज। अब फोकल लेंथ स्फेरिकल मिरर की क्या होती है, ठीक है, सेम फॉर ऑल लाइट्स, सारी लाइट के लिए सेम होगी, ऐसा नहीं होगा किसी के लिए कम हो किसी के लिए ज़्यादा हो। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कर्व्ड मिरर। तो यहाँ पे पूछा गया है सेंटर ऑफ कर्वेचर की करेक्ट डेफिनेशन कौन से उसमें दी गई है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ फॉलो ग्लास स्फेयर फ्रॉम विच द कर्व्ड मिरर वॉज अ पार्ट, यही सही है, ठीक है। ये मिरर का सेंटर होता है, ये एक स्फेयर का सेंटर होता है जिससे वो मिरर कट करके बना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24th है, हाउ मेनी टाइम्स डज अ रे ऑफ लाइट बेंडिंग ऑन पासिंग थ्रू अ प्रिज्म, ठीक है। तो आपसे पूछा गया कितनी बार लाइट बेंड होती है जब वो प्रिज्म से पास होती है, तो ये होती है 2 बार, ठीक है। देख लीजिए जैसे प्रिज्म है, ये लाइट जा रही है, ठीक है, पहले इधर की ओर बेंड होती है थोड़ी सी, फिर नीचे की ओर बेंड होती है, 2 बार बेंडिंग आती है। नेक्स्ट 25 देखिए, 25th क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या दिया गया, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन आपको दे दी गई 0.001, ठीक है। तो 0.001 है, इसका मतलब 10⁻³ है। हमने आपको बताया था जब भी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन आपको दी हो 10⁻³ या 10 कुछ भी, ठीक है, तो इस -3 पे आप फोकस करिए और इस वैल्यू पे फोकस करिए, तो 3 इसका pH हो जाएगा। ये जो यहाँ लिखा रहता है यही इसका pH रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 है। इसमें देखिए क्या कहा गया, टू अ सैंपल ऑफ टर्मरिक एडल्ट्रेटेड विद मेटानिल येलो कंसेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड वॉज एडेड, द कलर ऑफ द रिएक्शन बिकम्स, ठीक है। रिएक्शन का कलर क्या हो जाएगा, तो इसका रिमेन्स सेम रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्योंकि आपको पता होगा टर्मरिक जो है वो बेस में अपना कलर चेंज करती है, अपना कलर वो उसमें चेंज नहीं करती एसिड में, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 है, द स्टेट इन विच NaCl इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो किस स्टेट में NaCl पुअर कंडक्टर होता है, तो सॉलिड स्टेट में पुअर होता है, लेकिन किस स्टेट में गुड कंडक्टर होता है, तो मोल्टेन में होता है। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सिर्फ NaCl ही नहीं, जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सॉलिड स्टेट में पुअर कंडक्टर होंगे, लेकिन अपना मोल्टेन स्टेट में वो गुड कंडक्टर हो जाते हैं, क्योंकि फ्री आयंस हो जाते हैं उनके पास में। नेक्स्ट 28 में देखिए क्या कहा गया, मेटल विच रिएक्ट्स कोल्ड वाटर विगरसली टू प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन गैस। तो कौन सा मेटल ऐसा है जो कोल्ड वाटर से बहुत तेज़ी से रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करेगा, तो वो है सोडियम। नेक्स्ट, व्हेन NaOH एंड HCl आर मिक्स। तो NaOH और HCl को मिक्स किया गया, किस चीज़ का फॉर्मेशन होगा, तो सॉल्ट का फॉर्म होता है और साथ ही साथ वाटर बनता है, ठीक है। तो NaOH प्लस HCl जो होता है वो NaCl बनाएगा और H2O दे देगा, ठीक है। और ये रिएक्शन कैसे होगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। नेक्स्ट 30th देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स ऑन रिएक्टिंग विद सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन गैस। तो कौन सा ऐसा मेटल है जो सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट होने के बाद हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो एल्युमिनियम करता है और साथ ही साथ जिंक भी करता है, तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। 31 में देखिए कहा गया है, असर्शन दिया गया नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। तो आप एक वर्ड याद रखिए MB का मतलब है मेटलिक ऑक्साइड बेसिक होते हैं, तो नॉन मेटलिक ऑक्साइड एसिडिक होंगे, बिल्कुल ठीक है। और रीजन में क्या दिया गया, नॉन मेटलिक ऑक्साइड रिएक्ट्स विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो अगर ये एसिडिक हैं, ठीक है, अगर नॉन मेटलिक ऑक्साइड एसिडिक हैं तो ये बेस से रिएक्ट करेंगे और सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करेंगे, तो ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। और एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल सही है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 32 देखिए, इसके बाद 32 में देखिए कहा गया है, असर्शन दिया गया C+O2 गिव्स CO2 इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, बिल्कुल ठीक है। 2 सब्सटेंस कंबाइन कर रहे हैं, एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा, तो ऐसी रिएक्शन कॉम्बिनेशन होती है। इन द गिवन कार्बन ऑक्सीजन रिएक्ट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल सही है, ठीक है। दोनों रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं, तो इसीलिए क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, तो इसमें ए ऑप्शन सही है कि असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही है। 33 देखेंगे अब। इसमें देखिए कहा गया है, कार्बन मोनोऑक्साइड इज इंजूरियस टू हेल्थ ऑफ द इंडिविजुअल। कार्बन मोनोऑक्साइड हैज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर द ब्लड। तो ये देखिए यहाँ पर ये जो बात करी गई है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो इंजूरियस होता है हेल्थ के लिए, बिल्कुल सही है।
और क्यों इंजूरियस है? कार्बन मोनोऑक्साइड हैज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर द ब्लड। ये करता क्या है? स्ट्रॉन्ग एफिनिटी तो है ब्लड के लिए, लेकिन ये नहीं बताया गया। ये तो बात सही है, बिल्कुल गलत नहीं है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है दोनों। लेकिन अगर रीज़न देखा जाए तो ये चोकिंग कर देता है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है? ब्लड को क्लॉट कर देता है, आगे मतलब ऑक्सीजन को पास नहीं होने देगा, जिसकी वजह से इंसान की डेथ हो जाती है। तो इसमें असर्शन सही है, रीज़न सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 में देखिए क्या दिया गया है। इसमें दिया गया है सनलाइट रीचेज अस विदाउट डिस्पर्जन इन द फॉर्म ऑफ वाइट लाइट एंड नॉट एज इट्स कंपोनेंट्स। ठीक है, ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। और बोला क्या गया? डिस्पर्जन टेक्स प्लेस ड्यू टू वेरिएशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर डिफरेंट वेवलेंथ, बट इन वैक्यूम द स्पीड ऑफ लाइट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ एंड हेंस वैक्यूम इज अ नॉन डिस्पर्सिव मीडियम। तो ये देखिए, ये भी स्टेटमेंट आपको सही दिया गया है। तो इसमें देखा जाए असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है और साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे 35। देखिए इसमें कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस विल नॉट गिव कार्बन डाइऑक्साइड ऑन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट एसिड। तो कौन सा ऐसा एसिड है जो CO2 गैस नहीं देगा जब उसकी रिएक्शन करी जाएगी डाइल्यूट एसिड के साथ? ठीक है, कौन सा ऐसा सब्सटेंस है? ठीक है, तो 35 में अगर देखें तो मार्बल CaCO3 जब HCl से रिएक्ट करता है CO2 देता है। सेम वही लाइमस्टोन भी करेगा। बेकिंग सोडा NaCO3 है, ये भी करेगा। लाइम जो है वो CaO है, तो CaO प्लस HCl करेंगे तो CO2 गैस का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो 35 में ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 36 देखिए इसमें कहा गया साइंस टीचर ऑर्डर्ड टू मोहित टू डू द फॉलोइंग एक्टिविटी विद मैग्नीशियम रिबन। तो यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन के साथ एक्टिविटी करी गई है। क्लीन मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग इट विद सैंड पेपर। ठीक है, सैंड पेपर से रब किया गया है। होल्ड इट विद पेयर ऑफ टोंग्स। अब देखिए यहाँ पर हमने एक पिछले सैम्पल पेपर में क्वेश्चन कराया था, इसमें बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन हुआ। Mg जो सैंड पेपर है, मैग्नीशियम से रब क्यों करते हैं, सैंड पेपर से क्यों रब करते हैं मैग्नीशियम को? देखिए ऑक्साइड की फिल्म तो पहले फॉर्म होती है, लेकिन होता क्या है, क्योंकि मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, हमारे एटमॉस्फेयर में CO2 गैस भी प्रेजेंट है, जिसकी वजह से वो फर्दर उससे रिएक्ट करता है और MgCO3 का फॉर्मेशन कर देता है। और इस MgCO3 को रिमूव करने के लिए हम लोग मेनली सैंड पेपर से उसको रब करते हैं। लेकिन अगर MgO आप लिख रहे हैं, ठीक है, तो ये भी सही है, गलत नहीं है, लेकिन फाइनली फॉर्मेशन किसका होना है? MgCO3 का होना है, जिसको रिमूव किया जाएगा। तो आप लोग इस चीज़ को थोड़ा सा कन्फ्यूजन को दूर कर लें। अगर दोनों ऑप्शन सही आते हैं तो आप दोनों पे ही टिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कुछ बात करी गई, तो ऐसे ऐसे आपको दिया गया है। ठीक है, आपसे पूछा क्या गया? फॉलोइंग रिएक्शन आपको पूछा गया, कौन सी रिएक्शन यहाँ पर हो रही है। तो आपने पूरी फिगर देखा, सब कुछ देखा, अब आपको बताना है यहाँ पर जो रिएक्शन हो रही है कौन सी है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है? मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है और MgO का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसमें सही है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए MgCO3 वाली दिखाते नहीं है, लेकिन फाइनली होता वही है। तो अगर मान लीजिए आपके ऑप्शन में आता है तो आप ए पे ही टिक करिएगा, मतलब MgO पे ही टिक करिएगा, टू रिमूव द लेयर ऑफ MgO। क्योंकि कई बच्चों ने बोला तो हमने कहा चलो ठीक है, वही सही है, लेकिन फाइनल आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, फॉर्मेशन जो होता है वो MgCO3 का ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37 है। द थिक स्टेम ऑफ ट्री रिस्पायर थ्रू। तो देखिए जो स्टेम्स होते हैं ट्री के, वो किसके थ्रू रिस्पायर करते हैं? तो लेंटिकल्स के थ्रू वो रिस्पायर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया द एक्सक्रीटरी यूनिट ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज। देखिए एक्सक्रीटरी यूनिट पूछी गई है, आपसे किडनी नहीं पूछी गई है। ठीक है, ऑर्गन नहीं पूछा। एक्सक्रीटरी यूनिट क्या होती है? नेफ्रॉन होती है। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए किडनी की फंक्शनल यूनिट क्या होती है, वो भी नेफ्रॉन होती है। द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम एयर पासिंग थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ट्रेस्ड बाय 4 स्टूडेंट्स आर शोन इन द फिगर, विच ऑफ देम इज करेक्ट। आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। तो आप देख सकते हैं जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट दिया है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। इसमें कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन एंगल आई एंड एंगल आर। ठीक है, तो आपको पता है साइन आई अपॉन साइन आर जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है, डायरेक्टली अपोर्शनल टू कांस्टेंट होता है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया? साइन आई डायरेक्टली अपोर्शनल, इसको ऊपर भेज दीजिए तो साइन आई डायरेक्टली अपोर्शनल टू साइन आर हो जाएगा। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ क्या होता है? डायरेक्टली अपोर्शनल का ग्राफ होता है डी ऑप्शन। ठीक है, तो आई और आर के बीच में जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, विच प्रोसेस इज शोन बाय द फिगर। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो फिगर दिया है आपको दिखाई पड़ रहा होगा, यहाँ से कुछ मटेरियल जा रहा है और ऊपर पहुँच रहा है, फिर बाहर भी निकल रहा है, वाटर वेपर्स हैं जो बाहर निकल रहे हैं। अब आपको बताना है ये कौन सा प्रोसेस बताया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन पहले देख लेते हैं, ऑप्शन में क्या कहा गया। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? मूवमेंट ऑफ वाटर ड्यूरिंग ट्रांसपीरेशन इन अ ट्री। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 में कहा गया एन आर्टिफिशियल किडनी इज अ डिवाइस टू रिमूव नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड थ्रू। तो इस प्रोसेस को कहते हैं डायलिसिस। ठीक है, 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 43 में कहा गया इन विच ऑफ द फॉलोइंग द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी विल बी हाईली डिमिनिश्ड एंड पॉइंट साइज्ड। तो किस केस में जो इमेज होगी
वो हाईली डैमेज्ड होगी और पॉइंट साइज होगी। तो ये कॉनकेव मिरर में भी होगा, कॉन्वेक्स में भी होगा, कॉनकेव लेंस में भी होगा और कॉन्वेक्स लेंस में भी होगा। जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा, इन्फिनिटी पे रखा होता है, तो इमेज हमेशा हाईली डैमेज्ड होती है और पॉइंट साइज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 है, इफ़ द सेंट्रल पोजीशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज रैप्ड विद अ ब्लैक पेपर। तो देखिए बीच में एक ब्लैक कर दिया गया है। पूछा गया होगा क्या, यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो आपने अगर एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस पढ़े होंगे तो एग्जाम्पलर में ऐसा ही बिल्कुल एक क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम यही क्वेश्चन दिया गया है। तो होता क्या है कि यहाँ पर इमेज तो पूरी बनेगी, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी इमेज लाइट बनती है, मतलब यहाँ पे ब्राइटनेस थोड़ी सी इमेज की कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 है। इसमें कहा गया ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। तो एफ दे दिया गया 20 सेंटीमीटर। मिरर है कि लेंस है, जरूर देख लीजिएगा, मिरर और कॉन्केव है तो ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इमेज इज 3 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ इमेज जो है वो 3 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब क्या हुआ, मैग्नीफिकेशन जो है वो आपके पास +3 भी हो सकता है, और क्योंकि रियल और वो सब चीज़ें नहीं दी गई कि रियल है कि वर्चुअल है, तो +3 भी हो सकता है और मैग्नीफिकेशन -3 भी हो सकता है, दोनों से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। दोनों ही मैग्नीफिकेशन हो सकते हैं। पॉसिबल डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, आपसे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पूछी गई है, ठीक है। तो आप क्या करिएगा, आप एक बार प्लस में ले लीजिएगा, एक बार माइनस में ले लीजिएगा। आप दोनों में निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कॉन्केव मिरर के केस में जो इमेज हो सकती है वो वर्चुअल और मैग्नीफाइड भी हो सकती है और रियल और मैग्नीफाइड भी हो सकती है। तो आप दोनों से सॉल्व करके देखिएगा। आप करेंगे क्या, पहले आप वी और यू के में एक रिलेशन निकालिएगा। वी और यू में जो भी रिलेशन आएगा फिर आप फॉर्मूला रखेंगे 1/f = 1/v + 1/u करके, ठीक है। तो v की वैल्यू आप पहले निकाल लीजिएगा u के फॉर्म में, फिर यहाँ पे पुट कर देगा, u आपको मिल जाएगा, ठीक है। हम आपको आंसर फिलहाल बता देते हैं। जो आंसर इसमें आपका आएगा वो आएगा -80/3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 46 है। इसमें कहा गया कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर एंड कॉन्केव लेंथ ऑफ फोकल लेंस 10 सेंटीमीटर आर प्लेस्ड इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। तो देखिए यहाँ पर फोकल लेंथ कितनी दी गई है, 25 सेंटीमीटर दी गई, कॉन्वेक्स है, इसका मतलब पावर कितना हो जाएगा, 4 डायोप्टर हो जाएगा प्लस में। यहाँ पर कॉन्केव लेंस दिया गया, फोकल लेंथ दी गई 10 सेंटीमीटर, तो पावर कितना हो जाएगा, तो 100 फिर से 10 कर दीजिए, 100/10 करेंगे तो 10 डायोप्टर आ जाएगा, वो भी किस में, कॉन्केव है, तो ये हो जाएगा माइनस में। तो ये हो गया प्लस में 4, ये हो गया माइनस में 10, तो -10 + 4 कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा, ठीक है। दोनों को ऐड कर देना होता है, तो इसमें अगर देखा जाए 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। फिर से वही बात है, कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ प्लस में होगी, और लेंस की बात हो रही है प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विद अ कॉन्केव लेंस। अब फिर से कॉन्केव लेंस है, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे अगर देखें पावर क्या हो जाएगा, तो कॉन्केव है, 100/f फॉर्मूला लगाइए, 100/f जब आप लगाएंगे तो ये आ जाएगा 5 डायोप्टर, वो भी किस में, कॉन्वेक्स था तो प्लस में आ जाएगा। यहाँ पे कॉन्केव है, इसमें अगर आप लगाएंगे 100/f तो 10 डायोप्टर आ जाएगा, वो भी किस में, माइनस में। कॉम्बिनेशन के लिए आपको फॉर्मूला पता होगा, कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला होता है P1 + P2, जितने भी लेंसेज हैं सीधे सीधे पावर को ऐड कर दीजिए, तो -10 + 5 कितना हो जाएगा, -5 डायोप्टर। सी ऑप्शन इसमें सही है 47 क्वेश्चन में। 48 में देखेंगे अब, देखिए यहाँ पर दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल गिव्स हाइड्रोजन विद डाइल्यूट HNO3। तो डाइल्यूट HNO3 के साथ कौन हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा, तो मैग्नीज और मैग्नीशियम में 2 इवॉल्व करते हैं, तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मैग्नीशियम। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। आपको एक केस स्टडी दी गई है, H+, मतलब pH पे रिलेटेड है। आप सीधे इस क्वेश्चन पे आएंगे, देखिए कई सारों का pH भी दिया गया है, कई सबका। आप क्वेश्चन 49 में देखिए क्या कहा गया, हाउ इज हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड pH रिलेटेड टू ईच अदर। देखिए pH जितना कम होता है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन उतनी ही ज़्यादा होती है, ठीक है। तो दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 देखिए, यहाँ पे देखिए क्या करना है, अमंग द गिवन सोल्यूशन इन द अबव टेबल द मोस्ट बेसिक इज नेचर इज। तो आपको बताना है सबसे ज़्यादा बेसिक इनमें से कौन है। तो प्योर वाटर बेसिक नहीं है, हाउस होल्ड ब्लीच भी बेसिक नहीं है, गैस्ट्रिक जूस एसिडिक है, यहाँ पर ओवन क्लीनर अगर देखा जाए तो ये थोड़ा बहुत बेसिक है, तो सबसे ज़्यादा बेसिक इनमें से ओवन क्लीनर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एसिड विच हैव हाईएस्ट हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो अभी हमने आपको बताया जितना कम pH होगा उतना ही ज़्यादा हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन होगी, तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपसे पूछा था कि हाइड्रोजन की जगह अगर हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन देते, तो जितना ज़्यादा pH होता है उतना ही ज़्यादा हाइड्रोजन आयन की मतलब हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 52 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज यूज्ड फॉर मेकिंग विनेगर। तो विनेगर में कौन सा एसिड लगता है, तो यहाँ पर है एसिटिक एसिड, तो इसमें 52 में आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 53 देखिए अब,
तो यहाँ पर एक और आपके पास में केस स्टडी क्वेश्चन दिया गया है, ये आपका एक्सक्रीटरी ऑर्गन से रिलेटेड है। आप देख सकते हैं किडनी का पूरा स्ट्रक्चर बना है। यहाँ पर थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं, किडनी, ये 2 किडनी है आपके पास में, ठीक है, ये यूरेटर है, ठीक है, और लास्ट में अगर देखा जाए तो यूरेथ्रा होता है, ये आपका पॉइंट जो है दिस इज यूरेथ्रा, यहाँ पर आपका यूरिनरी ब्लैडर है, यहाँ पर आपकी जो यूरिन होती है वो स्टोर होती है। क्वेश्चन में आते हैं, देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया, विच अमंग द फॉलोइंग इज द स्टोरेज ऑर्गन फॉर यूरिन। तो यूरिन के लिए जो स्टोरेज ऑर्गन है भी हमने आपको बताया, दिस इज यूरिनरी ब्लैडर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, 54 देखेंगे। अब यहाँ देखिए पूछा गया है द मेन ऑर्गन, द मेन फंक्शन फॉर यूरेटर इज, यूरेटर का जो मेन फंक्शन है वो क्या है, तो वो है कैरी यूरिन फ्रॉम ब्लड टू यूरिनरी ब्लैडर। तो मतलब किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक यूरिन को लेके आना, ये काम होता है किसका, यूरेटर का। ये एक छोटा सा डक्ट होती है, पाइप होती है। द डायग्राम शोज किडनी एंड इट्स एसोसिएटेड वेसल्स। तो आप देख सकते हैं टू हार्ट, फ्रॉम हार्ट ऐसे करके दिया है। विच स्ट्रक्चर हैव मोस्ट एंड लीस्ट यूरिया कंसेंट्रेशन। तो सबसे ज़्यादा और सबसे कम यूरिया कंसेंट्रेशन किसके पास होगा, क्वेश्चन नंबर 55 में ये पूछा गया है। तो सबसे ज़्यादा जो कंसेंट्रेशन होगा, तो मोस्ट जो इसमें होगा वो होगा 5 के पास, और लीस्ट जो होगा वो कहाँ होगा, 3 के पास, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा यूरिया, क्योंकि आपको पता है किडनी से फिल्टर होने के बाद ही निकलेगा, 5 के पास हो जाएगा, और सबसे कम यहाँ पर 3 के पास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 56 है। 56 में कहा गया हेनलेज लूप वर एब्सेंट फॉर मेमेलियन नेफ्रॉन। तो मेमेलियन नेफ्रॉन में अगर हेनलेज लूप एब्सेंट होता, विच ऑफ द फॉलोइंग टू बी एक्सपेक्टेड, तो क्या होता, मतलब कौन सी कंडीशन रहती है, पूछा गया है यूरिन विल बी मोर डाइल्यूट, ठीक है, यूरिन और ज़्यादा डाइल्यूट हो जाता है, ये इसका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे। 57 जो क्वेश्चन है ये भी आपके पास में एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं एक डायग्राम बना हुआ है, और ये जो डायग्राम है ये प्रिज्म का डायग्राम है। इसमें डेविएशन एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस पता होना चाहिए आपको, ये वाला एंगल है, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये वाला एंगल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है, ये एंगल एंगल ऑफ इमरजेंस होता है, और ये जो आपको एंगल दिया गया दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। ये याद रखिए कि दिस इज इंसिडेंट रे है, और यहाँ पर ये देखा जाए ये जो एफ एस है ये कौन सी रे है, दिस इज इमरजेंट रे। तो इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे के बीच का एंगल एंगल ऑफ डेविएशन कहलाएगा। अब क्वेश्चन को देखिए, ग्लास प्रिज्म हैज़, अब ग्लास प्रिज्म में क्या क्या होता है पूछा गया है क्वेश्चन में, ठीक है। तो 4 रेक्टेंगुलर सरफेसेस होते हैं, याद रखिएगा, ग्लास लैब में 4 रेक्टेंगुलर सरफेस होते हैं। बेटा यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया, ये 4 रेक्टेंगुलर सरफेस नहीं होंगे, यहाँ पे टोटल 5 सरफेस होते हैं, जिसमें 2 जो होते हैं वो ट्रायंगुलर होते हैं, और 3 सरफेस देखे जाएँ तो ये रेक्टेंगुलर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 58 देखिए। इन पासिंग थ्रू ग्लास प्रिज्म अ रे ऑफ लाइट अंडरगोज मैनी रिफ्रैक्शन, ठीक है, मैनी रिफ्रैक्शंस होंगे, ये आपको बताना है 58 क्वेश्चन में। तो देखिए हाउ मैनी कितने रिफ्रैक्शन होंगे पूछा गया इस क्वेश्चन में, कितने रिफ्रैक्शन। अभी हम लोग ने देखा था बिल्कुल सेम इसी तरीके का क्वेश्चन, जो नंबर ऑफ रिफ्रैक्शन है वो है 2, ठीक है। कैसे होंगे 2 रिफ्रैक्शन देख लीजिए, ऐसे मान लीजिए ये आपके पास प्रिज्म है, तो पहली लाइट गई, यहाँ पर रिफ्रैक्शन हुआ, फिर बाहर निकलेगी, यहाँ रिफ्रैक्शन हुआ, 2 बार हुआ ना, ये पहला और ये दूसरा, तो ये पहला रिफ्रैक्शन और ये दूसरा रिफ्रैक्शन, या उल्टा भी आप लोग कर सकते हैं। तो 2 रिफ्रैक्शन टोटल होते हैं। द रिफ्रैक्शन ऑन पासिंग थ्रू प्रिज्म अकर एट, अब रिफ्रैक्शन जो होगा वो कहाँ पर होगा देख लीजिए, तो रिफ्रैक्शन जो होगा वो ई पे होगा, और साथ ही साथ एफ पे होगा, ठीक है, ई और एफ इसके हिसाब से सही है। 59 क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। लास्ट क्वेश्चन जो है सैम्पल पेपर का, उसमें पूछा गया एंगल ऑफ डेविएशन कौन सा है, तो अभी हम लोग ने देखा था, एक बार फिर से आपको दिखाते हैं एंगल ऑफ डेविएशन कौन सा होता है, तो ये वाला जो एंगल है, ठीक है, दिस, ठीक है। अब इसको क्या कहा जाए, FLM कहा जाए, ठीक है, या कुछ भी जो भी इसके हिसाब से दिया है आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। FLM मतलब एंगल ए दिया गया है, ठीक है, ए जो ऑप्शन है वो इसका सही ऑप्शन है। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस थे जो हम लोग ने सैम्पल पेपर के डिस्कस किए, ठीक है। तो बहुत जल्द आपके पास और भी सैम्पल पेपर्स अगर हम लोग ला पाएंगे तो बिल्कुल लाने की कोशिश करें। तो आज के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, और सभी को कल के लिए गुड लक, अच्छे से पेपर करिएगा, कोई भी गलती ना करिएगा। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।